सभी दर्शकों को राम राम जी। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुधांशु मणि साहब। सर प्रणाम। सुधांशु भाई प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों को याद दिला दूं, हालांकि सुधांशु सर जो हैं बड़े हिंदुस्तान के बहुत ही नामचीन, बड़े फेमस ही द पर्सनालिटी। और आपको ट्रेन 18 या जो वंदे भारत जो रेलवे में बनाई जाती है, चलती है, उसके जनक के रूप में जाना जाता है। और आपने ही द विजनरी। मैं सर सुधांशु भाई, मैं आपको पता है क्यों बार बार याद करता हूं? क्योंकि मैंने देखा है कि आपके जैसे विजनरीज जो है ना, जी आपने मतलब आप चाहते तो वही लकीर के फकीर बने रहते। जैसे रेलवे में पुराने डब्बे, पुरानी गाड़ियां बन रही थी, आप भी 2 साल वहां काट देते, पर आपने कुछ नया करने की सोची। तो जी आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था सर, आज के प्रमुखता से आज उस समाचार को छापा है सबने, कि वैष्णव साहब जो हमारे रेल मंत्री हैं, आपने एक बयान दिया है कि भारत में 17,000 जनरल और स्लीपर कोचेस बनाएगी रेलवे अगले 5 सालों में। जी मुझे मैंने पढ़ा। वो भी वक्तव्य याद है जब भारत सरकार ने कहा था कि हम बहुत जल्दी पूरी की पूरी इंडियन रेलवे को एयर कंडीशन कर देंगे। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, पीयूष गोयल साहब के टाइम में ये बाकायदा डिसीजन हुआ था। अच्छा, कुछ लोगों को ये बड़ी दूर की कौड़ी लग सकती है, पर मैं एक बात पूछता हूं कि यार, अगर पूरी की पूरी मेट्रो पूरे देश में एयर कंडीशनड हो सकती है, जी तो फिर रेल बहुत सही क्यों आपको, नहीं हो सकती? बिल्कुल बहुत सही आपने शुरुआत की। कल मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो फिर ये तो अक्सर मेरे दिमाग में आता है। तो मैं एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करूं। जी जी प्लीज। तो हमारे एक हिंदुस्तानी भाई साहब थे और दो अफ्रीकन थे। उनसे ऊपर वाला बहुत खुश हुआ, मैं पूछा कि भाई क्या बनना है। तो एक अफ्रीकन ने कहा कि मुझे नॉर्डिक लुक दे दो, एकदम ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज, गोरा चिट्टा बना दो, स्कैंडिनेवियन लोगों की तरह। दूसरे ने भी कहा कि मुझे भी एकदम यूरोपियन बना दो। वो दोनों बन गए। तो हमारे हिंदुस्तानी भाई साहब से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो भाई। बोले मैं कुछ नहीं चाहता, इन दोनों सालों को फिर से अफ्रीकन बना दो। तो आप ये बताएं, आपने तो एकदम मेरी जो कहने जा रहा हूं पहले ही कह दिया। इसी भारत देश में 60 से 70 लाख लोग रोज दिल्ली में एयर कंडीशन मेट्रो में सफर करते हैं। तो एक कॉमन सी बात हुई कि थोड़ा उसका किराया ठीक है, सबअर्बन से ज्यादा है, पर इतना ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। सब बॉम्बे सबअर्बन में आपको जो टिकट लगता है उससे 2-3 गुना है मेट्रो का फेयर। फिर भी 60 से 70 लाख लोग चल रहे हैं। और धीरे धीरे मुंबई में अभी तो नहीं हो पाया है, मुंबई में भी बढ़ेगा, और शहरों में भी, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में भी बढ़ेगा। फिर लखनऊ, इंदौर, भोपाल का भी नंबर आएगा। आज नहीं कल दिल्ली में भी 20 साल पहले बहुत कम लोग चलते थे। तो इस देश में जहां, और ऑब्वियस सी बात है, जहां 60-70 लाख लोग हैं तो वो हर तबके के लोग हैं, उसमें कोई एलीट मिडिल क्लास तो नहीं है। तो आप ये माने कि आज ठीक है, आपका एसी फेयर देने की क्षमता अगर हर भारतीय में नहीं है, मानता हूं, तो आप थोड़ी क्रैम्प्ड सही, आप एक कोच में 100 से ऊपर सीट लगाइए। इस बारे में मैंने लिखा है। एयर कंडीशन कंफर्ट दीजिए, किराया आप एसी 3 से भी कम रखिए। आपका बहुत घाटा है और जगह, तो ये घाटा थोड़ा और ले लीजिए। और एसी सेकंड, एसी फर्स्ट, एसी चेयर कार, इनको आप सब्सिडाइज करते हैं। आपको ताज्जुब होगा सुन के, ये भी पूरा जी पैसा नहीं निकालती है।
तो इनसे आप थोड़ा और पैसे कमाइए, प्रॉफिट लीजिए। अच्छा, लोग कन्वीनियंस की वजह से ट्रेन से चलते हैं, इसलिए नहीं चलते हैं ऊपर वाले एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, इसलिए कि किराया कम है। वो एयर ट्रैफिक के मुकाबले कन्वीनियंस ज्यादा है, तो वो थोड़ा और पैसा भी देंगे। तो ये करके आप उधर कमाइए, इधर और हर कॉमन आदमी को एसी में ले जाने के लिए आप तैयारी करिए। ये कह देना कि ये इतना कम पैसा देते हैं, ये ऐसे ही चलेंगे, मैं तो कहूंगा शर्म नहीं मुझे कहने में, जानवरों की तरह चलेंगे। तो क्या विकसित भारत में ये आप जिस तरह हमारे जनरल क्लास में लोग चलते हैं वैसे चलेंगे? चलिए, छोटी डिस्टेंस मैंने फिर भी मान ली। सबर्बन एसी करने की बात हो रही है, वहां 40 मिनट, 45 मिनट, आधा घंटा चलते हैं लोग। उसको एयर कंडीशन करने की आप बात कर रहे हैं, जल्दी टेंडर भी आएगा एमआरवीसी का। पर बेचारे हमारे भारतीय जो 24-24, 36 घंटे चलते हैं उस गर्मी में या उस सर्दी में, ऐसी कोच में बिना बैठने की जगह मिले, खड़े हुए यहां तक कि टॉयलेट में घुस के, ये क्या विकसित भारत में ये इमेज आप देखेंगे? तो मैं तो कहता हूं इनको आप हल्की सी बैठने की जगह दो। मैं नहीं कह रहा हूं बड़ा स्पेशियस कोच बनाइए, लेकिन एयर कंडीशन कर दीजिए। हमारी क्लाइमेट ऐसी है, जरूरी है। और किराया एसी 3 से कम लीजिए, एसी स्लीपर से थोड़ा ज्यादा लीजिए, चलेंगे लोग। इसके बाद भी कुछ लोग बचेंगे जो शायद उतना किराया नहीं दे पाएंगे, माइग्रेंट लेबरर्स वगैरह है, तो ठीक है, उनके लिए आप हर रूट पे 1 से 2 24 कोच की ट्रेन थ्रू चलाइए, सिर्फ लेबरर्स के लिए या ऐसे कम पैसे वालों के लिए। पर उनको भी ऐसा करिए कि बैठने की जगह हो। खड़े होके जाना 24 घंटा आप सोच सकते हैं। ये इस दिशा में आप काम शुरू करें। अब हुआ क्या है कि जब आपने एसी कोच बढ़ाए, पीयूष गोयल साहब ने डिक्लेयर किया था, और नॉन एसी कम करते गए, तो नॉन एसी वाले जो पैसेंजर्स थे उनको ट्रैवल करना ही है, वो एसी में इंक्रोच करने लगे। आपको बुरी पब्लिसिटी मिली, आपने नी जर्क रिएक्शन 180 डिग्री टर्न वो कर दिया, टर्न बैक, और आपने कहा अब हम सिर्फ एसी कोच बनाए, नॉन एसी बनाएंगे, एसी बहुत कम बनाएंगे। तो ये वही वाली कहानी है कि क्या आप मान के चल रहे हैं कि भारतीय, औसत भारतीय जो है कॉमन ट्रैवलर, वो क्या इसी का हकदार है, नॉन एसी में ट्रैवल करने का थ्रू आउट? तो मुझे तो बहुत दुख है इस बात का। आप 17,000 बनाएं, 30,000 बनाएं, ये अच्छा, कॉमन आदमी को इससे क्या मतलब है कि आप 17,000 बना रहे हैं कि 40,000 बना रहे हैं? उसको तो जब ट्रैवल करना होगा तो क्या बैठ के जा पाएगा कि नहीं, ये उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप शायद कोच ज्यादा बना के थोड़ी उसको बैठने की सहूलियत दे देंगे, लेकिन मेरे मेरे विजन में विकसित भारत का ये पिक्चर कभी नहीं हो सकता कि कॉमन आदमी नॉन एसी में हमारी क्लाइमेट में इतनी लंबी दूरी तक जाए। तो मेरा तो यही कहना है कि ये पॉलिसी एकदम रिवर्स होनी चाहिए, जिस तरह मैंने अभी कहा। आप ऐसे देश में जहां एसी फर्स्ट में चलते हैं लोग, और आप उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं। आप किराया बढ़ाइए, प्रॉफिट लीजिए, अगर वो नहीं चलेंगे तो ना चलें, जाएं हवाई जहाज से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे पूरा प्रॉफिट लेंगे। आप सहूलियत के लिए चल रहे हैं, आप पैसा बचाने के लिए नहीं एसी फर्स्ट में चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपने रेज किया, और मैं तो बहुत खिलाफ हूं इस ये जो डिक्लेरेशन है कि अब एसी नहीं नॉन एसी बनेगी। अरे ये कोचेस जो नॉन एसी आप बना रहे हैं, ये 36 साल तक आपके साथ रहेंगी। 2025 यानी 2060 में आप ये डब्बे चलाएंगे, या फिर आप उसको जल्दी रिटायर करेंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो मुझे ये डिसीजन एकदम समझ में नहीं आता, एकदम नी जर्क है, और जितना जल्दी इसको रिवर्स किया जाए। जब पीयूष गोयल साहब ने डिक्लेयर किया था तो वही हमारे रेल मंत्रालय को समझाने कि भाई ये मैंने जो सोचा था उसका उल्टा कर रहे हो। तो ये होना जरूरी है। आपने तो आधी बात पहले ही कह दी थी। वही मेट्रो का एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मेट्रो में चल रहा है हर कॉमन आदमी ना, और एसी में चल रहा है, थोड़ा किराया भी ज्यादा दे रहा है, और 60-70 लाख चल रहे हैं रोज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे नजदीक। लेकिन अब लोग भी लिखते हैं, मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता इनकी कान पे जूं भी रेंग रही है, और ये अब यही चलेगा, लेकिन बहुत गलत है। सर, मैं आपको बताऊं मेट्रो का मेरा एक्सपीरियंस क्या है। मेरे लिए जी मेट्रो इसलिए अच्छी है क्योंकि जिस जर्नी को मैं अन्य किसी साधन से 2 घंटे में भी शायद नहीं कवर कर पाऊंगा, वो मेट्रो मुझे मात्र 20-25 मिनट में, 30 मिनट में पहुंचा देती है। इसके लिए जी अच्छा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है।
न कि 10-20 जी रुपए। बिल्कुल सर सर, बिल्कुल सेम सही बात। चीज, अच्छा मैं आपको याद दिलाऊं कि जब लालू प्रसाद जी ने सर ये गरीब रथ चलाई थी ना, तो ये सहरसा से अमृतसर जाती थी और एकदम खाली जाती थी शुरू में, एकदम जब शुरू में इसका रन हम्म शुरू हुआ, क्योंकि ये सहरसा से हम्म सीधे सहारनपुर होते हुए, अंबाला सहारनपुर होते हुए लखनऊ जाती थी, खाली चलती थी। तो इन्होंने समझदारी ये की कि उसको वाया दिल्ली कर दिया। हम्म। तो दिल्ली की वजह से फिर भर के चलने लगी एकदम। पर गरीब आदमी इसमें नहीं चलता था, अब तब भी इसमें एलीट हाँ, क्लास ही कभी चलता नहीं। था। जी 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 पर सर आज ये स्थिति है, आपने कहा ना सर प्रवासी मजदूर, आज जी। अमृतसर सहरसा गरीब रथ का 90% पैसेंजर प्रवासी मजदूर है। मैंने चल क्या के बात देखा आप है। कह रहे हैं, तो ये क्या बात आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इवन जो मैं कह रहा हूं कि एक दो नॉन एसी चलाइए, आप वो भी एसी कर दीजिए फिर तो, अभी जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल। और उनको सर उनको भी मानिए। यदि मैं आज अब बता रहा हूं, आप एक सर्वे, रेल जो है एक सर्वे करा ले कि भैया जी तुम जनरल क्लास में, ये कैटल क्लास में भूसे की तरह भर के जा रहे हो, अभी तुरंत तुम मुझे एक काम करो, 300 रुपए और दो, हम्म। मैं तुम्हें एसी में सीट दे रहा हूं। मान लीजिए आप घोषणा कीजिए, सर 90% जनरल कोच खाली हो जाएगा। आप एक प्रयोग करके देख लीजिए, मैं रेल को एक चैलेंज बहुत करता हूं। बड़ी बात आप कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो इसको, अब मेरी तो, आप जानते हैं कोई सुनता नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि मैं खिलाफ बोलता हूं। आप इसको पहुंचाइए जी ऊपर तक, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। जी। मैं तो आप सच जिम्मेदारी ये है। आप पे डाल रहा हूं, क्योंकि देखिए जी मैं जब इसमें, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्योंकि सर, छुपाने की बात सच नहीं ये है, है। जब मैं जी, बोलता हूं कुछ लोग सुनते भी हैं। जी सच ये है कि बोले बोले। आज भारत में क्रय क्षमता आ चुकी है। आज गरीब आदमी के पास भी इतना पैसा है कि वह एसी इकोनॉमी क्लास का टिकट, मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में भी, आपको बिल्कुल। शायद अगर याद हो, मेरी मेरी हाउस हाँ, हेल्प बात हुई जो थी। थी, वो 6 लोगों का परिवार हाँ, आपने बताया था। एसी 3 टियर में यूपी तक उन्होंने ट्रेवल किया। मैंने पूछा तो मेरे लिए ना ये बड़ा आश्चर्यजनक था। तो मेरी पत्नी ने बताया उनको कि उस परिवार की इकोनॉमी जानते हो, वो हाउस हेल्प है, 90,000 रुपये महीना कमाते हैं, 6 परिवार हैं, जी 6 लोगों का परिवार है, 90,000 रुपये महीना कमा। तो सर 90,000 रुपये कमाने वाला, या अच्छा, ये आप जितने प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं ना सर, ये जब पंजाब जी से कमा के जाते हैं तो इनके पास 30, 40, 50 हजार रुपया होता है जी हर महीने। 10, 20, 30 हजार रुपए कमा रहे हैं लोग। तो एवरीबडी वांट्स अ कंफर्टेबल ट्रेवल। भारत बिल्कुल सरकार को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कहूं आपसे, जब आप भारतीय रेल अपने ट्रैवलर्स को डिग्निटी देती है, यानी कि डिग्निटी का सिंपल मतलब कि वो कम से कम बैठ के जा रहा है, चलिए सोने की जगह नहीं आपने दी, और कंफर्ट भी, तो ये डिग्निटी वो उन भारतीयों को नहीं दे रही है, ये डिग्नी खुद को भी दे रही है। ये डिग्निटी, यू आर बिल्कुल बिल्कुल। डिग्निफाइंग योर सेल्फ, दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल कैरियर। अब आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये और अच्छी बात है, मैं जो कह रहा था उससे आगे है। अगर मान लीजिए AC3 का किराया कहीं का 100 रुपए है, तो गरीब रथ का 80-85 होगा। AC इकोनॉमी का भी ऐसे ही है, 85-90 के आसपास, मेरे ख्याल से जी 10% 12% कम था। मैं कह रहा हूं कि अब आप, और स्लीपर का मान लीजिए 40 रुपए होगा, अब आप 60 रुपए में उसमें 100 से ऊपर सीट लगा दीजिए। अरे कम से कम बैठ के तो जाए। अगर मान लीजिए 80-85 नहीं देता है तो 60-65 देगा 40 के बजाय, तो हर आदमी जाएगा। अब कुछ लोग हैं जिनको एस्मा है या कुछ बीमारी है, AC में नहीं जाना चाहते, उसके लिए 2-4 कोच हर ट्रेन में, एक कोच रखिए, वो अलग चीज है। तो ये बड़ा आपसे अच्छा हुआ ये बात करके, और आपने तो मतलब मेरे को एग्जाम्पल भी दे दिए फर्स्ट हैंड। मैं तो ये बात कह ही रहा हूं बहुत दिन से, तो बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा आपकी बात सुन के। अच्छा सर, एक चीज और बताइए मुझे अब,
खैर जी जी मैं तो ये मानता हूं कि देश को प्रोग्रेस करनी चाहिए, और नाउ इज द टाइम कि हम हाई स्पीड ट्रेन जो हमारा नेटवर्क बन रहा है, और बुलेट ट्रेन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पिछले ब्लॉग वीडियो में भी मैंने आपने इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। जी तो अब अभी मुझे एक तो ये जो ट्रैक बनेगा, ये डबल ट्रैक होगा, जी हाई स्पीड। जी डबल इसमें होगा। भी वो मान लीजिए अमृतसर से दिल्ली अगर ट्रेन कोई गई, तो जितने बड़े स्टेशन हैं, जैसे अमृतसर से चलेगी तो जलंधर रुकेगी, लुधियाना रुकेगी, उसका फगवाड़ा भी रुके, अंबाला रुकेगी, पानीपत रुकेगी, करनाल रुकेगी, कुछ करनाल नहीं रुकेंगी पर कुछ रुकेंगी, कुछ पानीपत नहीं रुके, तो इस तरह रुकती रुकाती ही जाएगी ना। ज्यादातर ट्रेन रुकती रुकाती जाएंगी। हो सकता है कुछ आप उसमें फास्ट भी चला दें जो बिना ज्यादा स्टॉप के जाए, वो आपकी चॉइस है, पर ज्यादातर आइडिया यही है कि ये रुकते हुए जाए, और अर्बन सेंटर, कंजेस्टेड अर्बन सेंटर से लोग दूसरी जगह रहना शुरू करें। और दिल्ली, अब दिल्ली का एग्जांपल लीजिए। दिल्ली बहुत महंगा है लोगों के लिए, इवन इवन लोअर टू मिडिल क्लास। मान लीजिए उनको ऑप्शन मिलता है कि वो दिल्ली से 1 घंटे दूर हाई स्पीड से कोई जगह है, मान लीजिए एक्स, मान लीजिए पानीपत हो सकता है, सोनीपत हो मेरठ सकता से आगे मान लेते हैं कुछ। जी, कोई जगह है। अभी वो वहां से अगर रोड से भी आता है, ट्रेन से भी आता है, तो 2-2.5 घंटे का मामला है। हाई स्पीड में 45 मिनट, और शहर के अंदर पहुंचेगा सीधे। तो वो अपना घर वहां बनाएगा, वो क्यों इस भीड़ भाड़ में रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव भी एक बहुत बड़ा हाई स्पीड का फायदा है, जो पिछली बार शायद हम लोग ने बात नहीं की होगी, लेकिन ये आप ऑब्जेक्टिव रखें कि भाई आप इसके अदर एडवांटेजेस देखिए, कि आप एक तो पोल्यूशन का है ही, जो पिछली बार शायद बात हुई होगी कि रेल क्लीनर है 8 गुना 6 गुना रोड और एयर के मुकाबले, तो देश के लिए ऐसे ही भी अच्छा है। और दूसरे, आप अर्बन जो कंजेशन है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके फायदे तो बहुत है, इसको सिर्फ ये देखना कि भाई ये टिकट से ये वायबल होगा कि नहीं, ये गलत है। और इकोनॉमी को कितने फायदे हैं, ये अटेम्प्ट होना चाहिए कि कैपेक्स लगा के जब बन जाए, उसमें फंडिंग जैसे भी हो, वायबिलिटी फैब गंटिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग दूसरी जगहों से आए, लेकिन रेवेन्यू ऑपरेशन जितना सस्टेनेबल हो पाए तो चीज अच्छी चलेगी। ये मॉडल होना चाहिए। तो आपने ठीक कहा कि दिल्ली अमृतसर बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। आप देखें, लोग जो भी किराया आप रखेंगे वो लोग देंगे, और दिल्ली से दूर, या अमृतसर भी बढ़ता जा रहा है, अमृतसर से दूर कहीं रहेंगे, ये बड़े फायदे हैं। तो ऐसे सर कम से कम 10, 12, 15 रूट्स तो इंडिया में निकल ही आएंगे जहां पे हाई स्पीड कॉरिडोर की जरूरत पड़ेगी आने वाले में। और मैं समझता हूं कि जी आपने जैसे कहा कि भाई 35 बिल्कुल। साल बाद तुम जनरल चला रहे हो, आज से 35 साल बाद के भारत के लिए न बन रही है ये हाई स्पीड। बिल्कुल, आज बहुत सही है। फिर बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, मैं एक बार फिर हिस्ट्री में जाता हूं। 90 के दशक से लेके 2014 तक बड़े बड़े एक्सपर्ट डिबेट करते रहे कि भाई ये इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है, और तमाम लॉजिक है। ये भूल गए कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दीजिए, हर देश मिडिल इनकम लेवल भी हाई स्पीड बना रहा है। कोई रीजन होगा, सब बेवकूफ तो नहीं है। तो ये डिबेट चलता रहा। 2014 में कम से कम मोदी जी ने डिसाइड किया कि हाई स्पीड रेल आनी है। एक एग्रीमेंट जापान के साथ किया और काम शुरू हुआ, बहुत बड़ी बात हुई। और उसी के साथ तमाम सर्वे और चल रहे हैं। बहुत से कॉरिडोर हैं, जैसे चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली लखनऊ, बनारस, हावड़ा, नागपुर, मुंबई, बहुत से ऐसे हैं। मैं ये कहता हूं कि अब आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया, लेकिन अब जिन भी कारणों से हो, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है रेल मंत्रालय की अपनी नाकामियां हैं, ये इतना टाइम लग गया। इतना, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर 15 साल में ना कंप्लीट हो तो प्रोजेक्ट का मजा ही खत्म हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, वो एक डिफिडेंस आ जाती है। वो एक चीज है। इस समय आप देखिए तो 6-7 कॉरिडोर पे सर्वे, ये वो बात हो रही है। मैं कहता हूं इतना अभी वो करिए, अभी थोड़ा कंसर्टेड एक्शन के 2 कॉरिडोर और चुनिए। सबसे बड़ा कैंडिडेट मुझे लगता है चेन्नई बेंगलोर, और एक लगता है दिल्ली अमृतसर, जो आपने कहा। दिल्ली जम्मू, लखनऊ भी हो सकता है, दिल्ली दिल्ली अमृत जयपुर भी हो सकता है, दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर जम्मू। अमृतसर जम्मू।
चलो, तो चंडीगढ़ दिल्ली होते लखनऊ हुए। से बेटर रहेगा। जी 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 बिल्कुल, आप इस पे एकदम स्पीड से काम करिए, मतलब जी। ये जो और 8-10 डीपीआर बनाना वो करते रहिए, लेकिन आप ये दो पकड़ लीजिए एकदम, और देखिए चाइना की स्पीड नहीं तो चाइना की 1/3 स्पीड पे भी अगर आप करेंगे तो ये 5 से 6 साल में तैयार हो सकता है। और उसके बाद जैसा आपने कहा 2047 की छवि देखें तो कम से कम 7-8 ऐसी जगह पे चलते रहना चाहिए, पर उसके लिए काम आज शुरू होना पड़ेगा। और हम फंसे हुए हैं एक में ही, जिसमें तमाम, अब जो भी क्या कहा जाए उसमें, इसमें तो बहुत इनडिसीजन, बहुत ही गलत डिसीजन, ये सब का शिकार वो प्रोजेक्ट है। और कहाँ 2022 में कंप्लीट हो रहा था, कहाँ ये 2000 इलेक्शन से पहले अब होने वाला नहीं है ये। अब ये जो और गड़बड़ है कि ये कुछ कोशिश अब ये हो रही है कि अहमदाबाद से गुजरात की सीमा तक, कौन सा स्टेशन है वो याद नहीं आ रहा मुझे, वो गुजरात पार्ट में किसी तरह 2029 से पहले चला दी जाए। उसका कोई मतलब नहीं है भाई। अहमदाबाद मुंबई के बीच के ट्रैफिक में आप आधा चला भी दोगे तो उसको अगर देशवासी बड़ा कबूल करते हैं और उसकी वजह से वोट मिलता है तो ताज्जुब की बात है। तो वो वोट इसमें नहीं देखना चाहिए। ये होना चाहिए कि दिल्ली से मुंबई से अहमदाबाद कितनी जल्दी पूरा हो सकता है। इस समय जो साइंस हैं बाबा जी, ऐसा लग रहा है कि ये 2032-33 तक चला जाएगा प्रोजेक्ट। और ये यानी कि टोटल प्रोजेक्ट अगर 2014 से गिने तो ऑलमोस्ट ये 18 साल का, मतलब ये दुख की बात है। और उसमें तमाम डिसीजन है, आप ट्रेन नहीं खरीद पा रहे हैं जापान से, फिर आप अपनी बनाने के ये कर रहे हैं, वो अच्छी बात है अपनी बनाए, लेकिन आप 320 किलोमीटर के ट्रैक बना रहे हैं, उसमें 250 में चलाएंगे ये सब। 250 चलाइए, ट्रायल करिए, आगे बढ़िए, बिल्कुल वो तो मुद्दा है ही और करना भी चाहिए। लेकिन जब ट्रेन की शुरुआत ही आपके कम स्पीड वाली ट्रेन से होगी तो उसका जो असली पर्पस है वो तो डिफीट होगा। इसमें भी मैं हमेशा उम्मीद लगाया हूं कि कोई ड्रास्टिक डिसीजन, शायद वो इंटरवेंशन प्राइम मिनिस्टर का हो तभी ठीक होगा ये, वरना ये अपने अब जो भी हो, बाबूगिरी हो या जो भी हो, वो चल रहा है। ये फंसे हुए हैं, सिग्नलिंग कहीं से ला रहे हैं, जापान से ट्रेन खरीद नहीं पा रहे हैं। अभी जो करंट सीरीज है वो नहीं खरीद पा रहे कॉस्ट की वजह से। जापानियों ने भी दाम बहुत ज्यादा दिया है, उनकी भी गलती है, बीच का रास्ता होना चाहिए। और बात ये कर रहे हैं कि उनकी जो लेटेस्ट डिजाइन है, E10 बोलते हैं उसको, जो अभी डेवलप हो रही है 2030 में 31 में डेवलप होगी, वो हम खरीदेंगे। अरे जब आप ये नहीं खरीद पा रहे हो तो उस समय क्या जापानी वो कम दाम में दे देंगे उसको, आपको 4 गुना और पैसा मांगेंगे, तब आप खरीदोगे नहीं, सिर्फ बोल रहे हो। ये बड़े मुद्दे हैं। तो एक बढ़िया चीज, बहुत फेवर में हूं मैं हाई स्पीड रेल के, देश का नक्शा बदल देगी। चाइना का बदल दिया है, हमारा भी बदलना चाहिए, पर उसमें जो एक्शन इस सरकार से उम्मीद थी वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए सर, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, कितना सच है झूठ है ये सब नहीं पता, सोशल मीडिया पर तो आजकल बहुत कुछ लिखा जाता है ना, तो बड़ा संभाल के फिल्टर लगाने जी पड़ते हाँ हैं। जी, पर हाँ हाँ बिल्कुल तो मैंने पढ़ा कि बिल्कुल। किसी ने से एलन मस्क ने बोला कि अमेरिका में भी हम हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे। उसने बोला यार 50-55 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, हाइपर लूप की बात करो। हाँ जी तो जी 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 जी। सर, अब हो सकता है ये बात सही भी हो, क्योंकि हाइपर लूप, तो सर ये हाइपर लूप क्या है और इसकी भारत में कोई संभावना है क्या, और इसकी जरूरत जी है भारत को? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, हाइपरलूप एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक केवल ट्रायल इलॉन मस्क के ही, बल्कि वो वर्जिन वाले आ गए थे, वो क्या नाम है उनका, ब्रांसन साहब, उन्होंने उनसे ले लिया ब्रांडसन था। साहब। और लास वेगस, जी। हाँ हाँ, वो जो वर्जिन एटलांटिक वाले, वो लास वेगस में एक शायद आधा किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक था, जिसमें आदमियों, मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ एक टेस्ट हुआ था। वो भी 2021-22, 20-21-22 हो गया, 4-5 साल उसको। उसके अलावा कोई वर्किंग मॉडल जिसमें ह्यूमन बीइंग ट्रैवल कर सके अभी तक दुनिया में नहीं है। काम हो रहा है, तो क्या भारत इसको अडॉप्ट करे? मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि जब ये
अगर टेक्नोलॉजी 100% मैं ये नहीं कह सकता कि सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन एक रिस्क आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गई और आपने जो अच्छा काम किया तो आप वैनगार्ड, आप पायनियर हो जाएंगे इसके। पायनियर कैसे होंगे? आप चेन्नई में आईआईटी के बच्चे जो काम कर रहे हैं वो करिए, वो अच्छा है रिसर्च के लिए, लेकिन उनके बस की नहीं है कि ये ट्रेन बना दें। वो रिसर्च है, वो फ्यूचर के लिए वो भी जरूरी है। यहाँ आपको कोई एक ग्लोबल इस फील्ड में जो भी हो किसी कंपनी के साथ अलाइन करके, पैसा आपके पास आजकल है जैसा आप जानते हैं, तो वहां फिर मैं कहूंगा कि चेन्नई बैंगलोर आप उस पे खर्च करिए। कितना आएगा? 500 करोड़ पर किलोमीटर या जो भी आएगा, भारत आज अफोर्ड कर सकता है। लेकिन पूरे मन के साथ उसको करिए, ऐसा कुछ करिए कि दुनिया की सबसे पहली हाइपरलूप इंडिया में आ जाए। मान लीजिए आपका चेन्नई बैंगलोर कल जो भी है लग जाता है, जो भी लाख करोड़ लग जाता है, जो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बोल रहा हूं, और हो सकता है सक्सीड ना करे, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस तरह का रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर सक्सीड कर गया तो आप समझ लीजिए आप एक तरह वैनगार्ड पोजीशन, पायनियरिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो मैं इसको ये नहीं कहता कि हाइपरलूप एक सोल्यूशन है, मैं ये कहूंगा कि भारत आज इस पोजीशन में है कि ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे करे, और ये 50 मीटर और 100 मीटर 200 मीटर ये सब कुछ नहीं, वो आप करते रहें। जो रिसर्च कर रहे हैं बच्चे, वो एक स्कूल एग्जीबिशन लैब के लेवल की चीज है। आप एक मन लगा के इसको करिए। हुआ क्या है कि कर आप नहीं रहे हैं, और आप जरा सा गूगल करिएगा तो आपको 10 खबरें मिलेंगी। हमारा मीडिया भी ऐसा है, जयपुर टू दिल्ली इन 25 मिनट्स, दिल्ली टू लखनऊ इन 30 मिनट्स, दिल्ली टू हावड़ा इन 2 आवर्स, पता नहीं क्या क्या लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे एक पकड़ो, उसको करो। तो ये हाइपरलूप के बारे में मैं न अपबीट हूं न डाउन बीट हूं। मैं कहता हूं एक एरिया आपको पकड़नी पड़ेगी जिसमें आप लीडर बन जाएं। हाई स्पीड में तो आप बनेंगे नहीं, बहुत पीछे हैं। मैगलेव में बनेंगे नहीं, आप बहुत पीछे हैं। तो इमर्जिंग ट्रेन टेक्नोलॉजी अगर कोई है तो हाइपरलूप है। उसको आप थोड़ा और, जो जानकार लोग हैं उसमें और रिसर्च कर लें, मैं उतना नहीं जानता हूं, लेकिन अगर है पोटेंशियल, चाहे 50% ही पोटेंशियल हो, तो इसको अडॉप्ट करिए और इसमें जोर से जाइए, जिससे आप पायनियरिंग पोजीशन में आ जाएं। ये मेरा कहना है। सर, भारत के पास एक डिविडेंड तो है ना, जो दुनिया में चाइना के अलावा और किसी के पास नहीं है, कि आप अगर कुछ भी कोई प्रोडक्ट निकालेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूमर आपको मिल जाएगा, जिससे बिल्कुल कि आप उसका बिल्कुल मास प्रोडक्शन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत और अच्छी किसी बात भी कही है। चीज को सफल, जी जी, जी नहीं नहीं, बिल्कुल आपने कहा 50,000 किलोमीटर होने जा रहा है उनका हाई स्पीड नेटवर्क चाइना में, और उनका लोएस्ट डिनोमिनेटर, कॉमनेस्ट जो ट्रैवलर है उससे ट्रैवल करता है। हालांकि उसका किराया ज्यादा है, लेकिन टाइम उसका इतना बचता है। तो उनके लोकल कंज्यूमर नहीं उसको सक्सेस बनाया। आप उसका कोई कहानी गाते रहें कि बहुत ज्यादा लोन बर्डन है और सस्टेनेबल नहीं है, ये सब बात कहने की है। जिस देश ने 50,000 किलोमीटर बना के देश को एक में पिरो दिया, वो अब अगर लोन बर्डन है भी तो चाइना में इतनी कैपेबिलिटी है कि उसको झेल ले, और इंडिया में भी है। तो आप यहाँ कंज्यूमर अपने, यहाँ आपको इस मॉडल पे थोड़ी चलना है कि हम अपनी ट्रेन डेवलप करके हाई स्पीड बनाएंगे तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, एक फायदा अलग है। लेकिन इतने कंज्यूमर इस कंट्री में हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट की ज्यादा चांस है कि वो सक्सीड करेंगे। अच्छा और सर, थोड़ा सा अगर हाइपर लूप में आप डीएफसी, करते हैं, जी हाँ डीएफसी, जी जी, बताएं बताएं। डीएफसी के बारे में बताइए। ये डीएफसी में एक जो रोरो, वो ट्रक जो है उसको ट्रेन पे लाद देना है, और वो एकदम 18 घंटे में या 20 घंटे में कलकत्ता पहुंचा दे दिल्ली से। जी जी, वो नहीं क्या है? वो कंसेप्ट अच्छा है। देखिए, उसका फायदा ये है कि आपकी एक भरी हुई ट्रक पॉइंट ए से बी आई, जो कि कम डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर 50 है, जहां भी लोडिंग पॉइंट है, ट्रेन पे लदी एज इट इज पूरी ट्रक, और बी से सी पहुंच गई 1000 1500 2000 किलोमीटर, और सी पे फिर उतरी और वैसी की वैसी डेस्टिनेशन पे चली गई। तो देखिए, जी इसमें कोई ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई आपको इधर से उठा के उधर सामान रखना नहीं है, तो बहुत टाइम बचेगा। और आजकल जमाना आ गया है कि अगर मेन कमोडिटीज ये कोल और फूड ग्रेन सीमेंट
स्टील ये सब छोड़ दीजिए, तो बाकी जो बैलेंस अदर गुड्स हैं उसमें सब में टाइम इज वेरी क्रिटिकल। इसमें पेरिशेबल गुड्स हैं, इसमें फास्ट मूविंग गुड्स हैं, इसमें एफएमसीजी गुड्स हैं, इसमें वाइट गुड्स हैं, बहुत चीजें हैं जो आज ट्रांसपोर्ट हो रही हैं कंटेनर्स में या अदरवाइज। तो इसका पोटेंशियल है। अब इसमें दिक्कत यह है कि इसको, और ये कोंकण रेलवे में एग्जाम्पल एक बहुत दिन से चल भी रहा है। कोंकण रेलवे ने फैसिलिटेट किया है, मुंबई से शायद मैंगलोर या कहाँ उनका रोरो चल रहा है सक्सेसफुली। तो पूरे देश में भी ये चल सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत वाइड स्केल पे चलेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल है। और आपको करना यह है कि वो जो एंड पॉइंट पे ट्रक्स को अनलोड और लोड करना वैगन्स पे, उसके लिए बहुत उत्तम फैसिलिटी होनी चाहिए, वरना सारा मजा उसका खराब हो जाएगा। वो अभी नहीं हो पाया है और उसको शायद भारतीय रेल ने उतने स्ट्रांगली परस्यू नहीं किया है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी 1-2 साल का व्यू लेके चलते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि इस अगर ये ट्रैफिक हम डेवलप करें तो पहले साल 2 साल उतना क्लाइंटल नहीं आएगी, लेकिन इसमें पोटेंशियल ये है कि ये आपको अर्निंग दे 5 साल बाद अच्छी खासी। और रोज फॉर एग्जांपल डीएफसी में हो सकता है रोज 2-3-4 रेक्स चलें। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से ठीक है। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है, लेकिन इसमें एक क्वांटम जंप की चांस है ट्रैफिक कैरी करने की, तो ये होना चाहिए। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। हाँ, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी याद दिलाया था कि साहब वैष्णव साहब का गडकरी साहब से कंपटीशन चलता है। गडकरी साहब आपका बिजनेस, आपका कंज्यूमर छीनने की कोशिश करते हैं, आपको उनका छीनना है। तो गडकरी साहब तो कभी नहीं चाहेंगे कि साहब वो जो उन्होंने जो एक्सप्रेसवे बनाए हैं उससे ट्रक उनको इतना अच्छा खासा टोल देता है, तो वो अगर आपकी रेल पे चढ़ जाएगा तो उनका टोल तो मर जाएगा। तो इसलिए इसलिए अब ये हमारे रेल मंत्री प्रधानमंत्री को पंत प्रधान बोलते हैं, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, अक्सर बोलते हैं। जी वो तो पंत महाराष्ट्र प्रधान में जी, अच्छा, पंत प्रधान जी इस बारे में विचार करें और गडकरी जी को रेल मंत्री बना दें और वैष्णव जी को हाईवेज का मंत्री बना दें, तो ये एक बड़ा उत्तम सोल्यूशन है। इसमें पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों अच्छी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। जी गडकरी साहब पता नहीं छोड़ना चाहेंगे कि नहीं, लेकिन गडकरी साहब के लिए मौका होगा कि भाई आपने वहां बहुत काम किया और रोज आप अनाउंसमेंट भी करते हो, अब यहाँ आके रेल मंत्रालय में भी कुछ करके दिखाएं आप। रेल मंत्रालय में भी अनाउंसमेंट रोज होते हैं, लेकिन वो फिर एक अनाउंसमेंट के बाद अगले पे चले जाते हैं, पिछला भूल जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये करना चाहिए। वैसे सीरियसली देखिए तो दोनों की जगह है, बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत रिसोर्सेज है, ऐसा कंपटीशन हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि रेल को बढ़ावा देना है अगर आपको लॉजिस्टिक्स या कैरियर का कॉस्ट कम करना है, और अगर आपको पोल्यूशन की तरफ थोड़ा ध्यान देना है, एनवायरमेंट, तो रेल इनएविटेबल है, रेल को बना बनाया फील्ड है आगे बढ़ने का। तो जो एक्शन गडकरी साहब वहां उस एरिया में दिखा रहे हैं, वैसा एक्शन एक पर्पसफुल यहाँ हो तो अच्छी बात है। सर ये तो मानना पड़ेगा कि सर रेल इज द चीपेस्ट एंड द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रेवल इन इंडिया। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए कम से कम इतना तो हम मान सकते हैं कि इस सरकार ने कुछ तो ध्यान दिया। मुझे तो सर याद है आज से 30 साल पहले की रेलें, वो यात्राएं, मुझे तो सर वो टॉयलेट्स भी आज भी याद हैं, जो छोटे या बड़े प्लेटफॉर्म स्टेशंस पे जो टॉयलेट्स होते थे सार्वजनिक, उनका क्या हाल था। कम से कम आज और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जो प्राइवेटाइजेशन थोड़ा बहुत हुआ है, इसने बहुत सारी बेसिक चीजों में, अगर आप आज कंज्यूमर से बात करें तो वो सचमुच समझ में आता है। अच्छा, उसके बाद रेलवे ने जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया, मुझे वो दृश्य आज भी नहीं भूलते हैं कि प्लेटफॉर्म पर
रेल की पटरियों के बीच सिर्फ मानव मल और उसकी बदबू, कम से कम हाँ वो हाँ बिल्कुल। जी जी कितना घिनौना था वो सब कुछ। बिल्कुल। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, जब जब रेलवे के देखिए 10 ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, मैं शुरू करता हूँ 1947 से, जब आसाम रेल लिंक जी बना था भारत को, बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया और हमारे कोई रेल कनेक्शन नहीं था, तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल काम एक करनैल सिंह साहब थे, उन्होंने किया। 200 किलोमीटर ट्रैक 1 साल के अंदर बना दिया। और ऐसे बहुत से काम हुए। लालू उन्हीं जी का सर जो उन्हीं उन्हीं के लाई। नाम पे वो करनैल सिंह स्टेडियम है जी क्या, जो नई दिल्ली में रेलवे का स्टेडियम है? जी हाँ, जी हाँ। जी, जी। जी, 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 उन्हीं के नाम पे है। वही करनैल वो सिंह जी हैं? चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी बने, बड़े ही। वाह। जी, जी, वही। तो गुजराल साहब थे, वो भी एक सिख थे, उन्होंने भी बहुत किया। लालू जी को भी गिनता हूँ मैं, सिंधिया साहब को गिनता हूँ, उन्होंने, इन लोग ने बड़े-बड़े काम किए। तो उसमें एक काम ये भी गिनता हूँ मैं कि ये जो अभी आपने कहा, ये जो बायो टॉयलेट्स आए, बट इसमें एक थोड़ा क्वालिफिकेशन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा क्रेडिट दूँगा मैं, भारतीय रेल को कम। जी जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन लगा दी कि ये आप खत्म करिए इस डेट तक, और ये चल रहा था 2014 से पहले। उस पे थोड़ी गति आई इन लोग इस सरकार के आने के बाद, खैर, तो ये एक अच्छा काम हुआ। अब मैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात पे आ जाऊं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस सरकार के आने के बाद और जो भी कामयाबी और जो भी विफलता हुई उनको छोड़िए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना स्ट्रेस इस गवर्नमेंट ने दिया है वो पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप शुरुआत करें सबसे पहले, आप हवाई अड्डों को देखें, कहाँ हम थे और कहाँ पहुंच गए हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है एकदम आपको। 2009 का, क्योंकि 10 में दिल्ली एयरपोर्ट बना है, जहां तक मुझे याद है, कॉमनवेल्थ गेम के टाइम में। 2009 का दिल्ली एयरपोर्ट आज देखें, मतलब आज का लखनऊ एयरपोर्ट भी उससे बेहतर है। तो बहुत काम हुआ है। अगला आप आ जाएं एक्सप्रेसवे और हाईवेज पे, इस पे न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी होड़ में बड़ा काम किया, और सड़कों का बदलाव, चलिए शहर के अंदर नहीं, लेकिन इंटरसिटी जो एक्सप्रेसवे हाईवेज हैं, इसमें डिफरेंस आपको सामने दिखता है। पोर्ट्स, जो कि आम जनता नहीं देखती है, पोर्ट्स में भी बहुत काम हुआ है। रेलवे में सरकार ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया और कहा कि भाई आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, जो भी रीजन हो, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम आप पे पूरा विश्वास रखते हैं। देश की प्रगति के लिए आपका एक्सपेंशन जरूरी है, और हम आपको जो पैसा देते थे, आप ये अपने सरप्लस से लेते थे, बजट मर्ज करके हम आपको उससे 5, 6, 7 गुना पैसा देंगे। अब मतलब 265 लाख करोड़ पे 2.65 लाख करोड़ पे पहुंच गए हैं। जितना इन्वेस्टमेंट रेलवे को मिला है, उस लिहाज से मैं नहीं मानता कि रेलवे ने उस कमेंसुरेट काम कर पाई है। ये एक ड्रॉबैक है। तो इन चारों सेक्टर में, अब तो रिवर ट्रैफिक भी बढ़ गया है, ये करीब करीब आप समझिए, मुझे लगता है 2% से 2 से 3% सरकार का, भारत का ट्रांसपोर्ट अब रिवर से होने लगा है। तो रिवर सेक्टर तो है ही, और पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड रोड्स में जो काम दिख रहा है सामने, वैसा काम रेलवे में नहीं आया। सबसे बड़ा काम, कोई पूछता है क्या हुआ, तो मैं वही एग्जांपल देता हूं जो आपने अभी दिया। सबसे बड़ा काम वही हुआ है। वो जो आप कह रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेन आने तक जो दृश्य होता था, वो मतलब बहुत ही घिनौना था, जैसा आपने कहा। वो एक खत्म हो गया। साथ में सफाई पे भी ध्यान थोड़ा बढ़ गया, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो स्टेशंस की क्लीनलीनेस लेवल, कोचेस की क्लीनलीनेस लेवल इंप्रूव की है। अच्छा लेकिन जितना सर, एक पैसा अंतिम, मिला है आपको पिछले 11 साल में, वो उतना काम नहीं हुआ। जी एक एक मेरा कंसर्न है, द कंज्यूमर मैं बात बोले। बता रहा हूं। जो आम ट्रेवलर है ना, वो एक शिकायत करता है जी कि ये जो गाड़ी बहुत तेज चल के जा रही है ना, और सिर्फ 8 घंटे में दिल्ली से बनारस पहुंचा रही है, ये इसलिए इतनी तेज चल पा रही है कि मेरी गाड़ी जो है लूप लाइन पे खड़ी है, और इसको हमने थ्रू सिग्नल दिया है हमको रोक के। जी सर, कंसर्न तो जेन्युइन है। जी तो आपको नहीं लगता कि भारत को अभी ये समय है कि जो बिजी रूट्स हैं उनकी मल्टी लेनिंग शुरू कर दें? जैसे दिल्ली के से नजदीक वाले कुछ एरियाज में हुई भी है, मैंने सुना 4 लाइनें हो गई हैं, 6 लाइनें हो गई हैं, पर जितने इंपॉर्टेंट बड़े रूट्स हैं सबको जी मल्टी जी लेनिंग अब जी शुरू जी कर जी देनी चाहिए।
तो ये एक एरिया है जहां पे मतलब हर चीज में तनकीद क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। यहाँ पे मैं कहूंगा कि इस पे काम ठीक ठाक हो रहा है। मल्टी लेनिंग के लिए, मल्टी ट्रैकिंग के लिए सरकार ठीक काम कर रही है। देखिए मुंबई में ज्यादातर मेरे ख्याल से सेंट्रल से बांद्रा या कुर्ला तक छोड़ के बाकी सब 6 ट्रैक हो गए हैं। ये 4 ट्रैक दिल्ली वाला आपने बताया ही हो गया है। तो इस पे काम ठीक ठाक हो रहा है, थोड़ा और होना चाहिए लेकिन हो रहा है और ये जरूरी है। इसीलिए जो आपने एग्जाम्पल दिया कि आप एक ट्रेन को तेज चला के ले गए तो उसकी कीमत अगर 4 और ट्रेन दे रही हैं तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका एक और तरीका यह है कि आप पूरे ट्रैक की स्पीड पोटेंशियल बढ़ाएं, 130 से 160 पे ले जाएं, जो कि बात अब तो 10 साल होने जा रहे हैं जब से हो रही है, पर वो भी इम्प्लीमेंटेशन स्लो है, उसको भी करिए। तो आपका पॉइंट सही है ये, लेकिन इस पे कम से कम मल्टी ट्रैकिंग के पे ठीक ठाक काम हो रहा है। तो सर आखिरी प्रश्न, आज से 20 साल बाद आप इंडियन रेलवे को कहां देखते हैं? अभी जिस तरीके से जी जी अभी काम हो रहा है, 20 साल बाद जी भारतीय रेलवे क्या होगी? मुझे ईश्वर करे आप 20, मैं ईश्वर करे आप वो दिन देखने के लिए हमारे बीच देखने रहें। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जिस तरह से काम हो रहा है वो वाला प्रश्न आपका थोड़ा ट्रिकी है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं ये कहूंगा कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। हो सकता है मतलब ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर अभी भी इस तरफ तवज्जो हो जाए तो ये जरूर पॉसिबल है। 20 साल यानी चलिए 2047 जो सरकार बोलती है उसकी बात करें तो मैं 2-3 चीजें 4 चीजें देखना चाहूंगा। एक तो मतलब ये वही बातें जो हुई उसी को समराइज कर रहा हूं। एक तो कम से कम एक अंदाज से बोल रहा हूं 5000 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रेन होनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। 5000 किलोमीटर चाइना 5 साल में बनाता है, हम 20 साल दे रहे हैं। हाई स्पीड ट्रेन जी 5000 से थोड़ा ऊपर भी ये एक जरूरी है। ये चारों मेट्रोपॉलिटन डायगोनल ले लीजिए तो 5000 से ज्यादा हो जाएगा, पर ये एक पॉसिबिलिटी जरूरी है। दूसरा जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसकी मल्टी ट्रैकिंग, आपने तो आधी बातें करी ली है। मल्टी ट्रैकिंग करके और स्पीड पोटेंशियल बढ़ा के इन ट्रेन्स की भी स्पीड आप 200 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं ले जा सकते इन ट्रैक्स पे। इससे भी टाइम कट डाउन होगा। हाई स्पीड अलग हो गया, ये इस ट्रैक पे। तीसरा सबसे जरूरी, इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी, जो डिग्निटी की बात हमने की, हम जी देखना चाहेंगे कि आबादी बढ़ने के बावजूद आज अगर हम 800 करोड़ लोगों को कैरी कर रहे हैं, वो होके शायद 1200 करोड़ हो जाए तब तक, ठीक है। लेकिन 1200 करोड़ में सबर्बन कम्यूटर ट्रैफिक छोड़ के, जहां पे विकसित देशों में भी लोग खड़े होके जाते हैं, उनको आधा पौन घंटा जाना होता है। बाकी सब पैसेंजर, हर भारतीय एक डिग्निटी और कंफर्ट के साथ चले, चाहे लग्जरी जी में नहीं, लग्जरी की बात नहीं करता, ये एक मैं सबसे ऊपर इसको रखूंगा। जी और चौथी चीज कि आप ये गति शक्ति टर्मिनल्स के थ्रू, आप फ्रेट पॉलिसी के थ्रू नए नए वैगन डिजाइन करके तमाम मींस पॉसिबल है, उसमें कुछ ऐसा करें कि ये फ्रेट ट्रैफिक जो कि जिसको हम कहते हैं कि जीवन रेखा है, जिसके आज कमाई जहां से होती है रेलवे को सस्टेन करने के लिए, वो आज की ये जो 2% ग्रोथ है, 1% 2%, उससे उससे आगे बढ़ के ऐसी हो जाए कि देश का 40% कम से कम ढुलाई जो है वो ट्रेनों से हो। अभी ये घट के 25 आ गया है इन सब के बावजूद। तो इस पे बहुत तगड़ा काम हो और 40% पे हम पहुंचे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा। जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होता है तो उसका बहुत बड़ा फायदा मैन्युफैक्चरिंग को होता है, इंपोर्ट के लिए बहुत एक्सपोर्ट के लिए बहुत फायदा होता है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, और डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल आपकी जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत फायदा होता है। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो मैं समझता हूँ होनी चाहिए। हाइपरलूप मैं नहीं बोलूंगा कि हाइपरलूप सक्सीड करेगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर सक्सीड कर रही है दुनिया भर में, अगर, तो ये भारत उसमें सबसे आगे हो और 2047 में हमारी कम से कम 2-3 हाइपरलूप ट्रैक चलते दिखे, ये भी एक कहना चाहूंगा। तो ये चीजें हैं।
तो सर आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैंने ये 30-35 मिनट सोचा था, पर आपके साथ बातें करते हुए मैं बताऊं ना, आपके साथ तो कम से कम 1.5 घंटे की बातचीत होनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, मुझे भी पता नहीं लगता वक्त कैसे निकल जाता है। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत बहुत सर थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। दोबारा मिलते हैं सर, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक जी यू वेरी बिल्कुल। मच। जय श्री राम। थैंक यू जय।